हेलो दोस्तों, मैं उदय आप सभी का प्रोमिनेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक का चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम पार्ट 4 में पढ़ चुके हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय सबसे बड़ी समस्या देश को एकता के सूत्र में बांधने की थी और इसकी जिम्मेदारी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो कि प्रथम गृह मंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। तो अब तक हम यह जान चुके हैं कि अधिकांश देशी रियासतों ने भारतीय संघ के साथ मिलना पसंद किया, लेकिन 4 रियासतें जैसे हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जो कि भारतीय संघ में मिलने की बजाय अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहते थे। तो आखिर किस तरीके से इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया, आज इसी की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा है तो पहले देखिए, तभी आपको ये पूरा टॉपिक समझ आएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाइए और फटाफट पहले उसे देखिए। आज का हमारा टॉपिक है हैदराबाद और मणिपुर का विलय। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पॉलिटिकल साइंस के हर टॉपिक को आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं हम कि दोस्तों हैदराबाद का विलय आखिर कैसे हुआ भारतीय संघ में। दोस्तों देखिए, हैदराबाद उस समय की सबसे बड़ी देशी रियासत थी और यहाँ का राजा अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था। आइए इसको मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपको नीला वाला क्षेत्र दिखलाई दे रहा है, ये दोस्तों यही हैदराबाद है। दोस्तों हैदराबाद जो था वो चारों ओर से आप देख सकते हैं, कहाँ से, चारों ओर से भारतीय संघ से घिरी हुई थी। किससे? भारतीय संघ से घिरी हुई थी। तो इसको कैसे भारतीय सरकार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रहने की अनुमति दे देती? जरा सोचिए, अगर हैदराबाद स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति दे देती भारत सरकार, तो भारत सरकार का हैदराबाद पर कोई भी अधिकार या नियंत्रण नहीं रहता। हैदराबाद का राजा अपनी मर्जी का मालिक होता, वह एक देश के रूप में काम करता। दोस्तों यहाँ का शासक निजाम कहलाता था और उस समय सबसे अमीर आदमी हैदराबाद का शासक निजाम था। क्योंकि निजाम स्वतंत्र रहना चाहता था तो इसने क्या किया, 1 वर्ष के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता किया। क्या किया? एक समझौता किया और ये समझौता नवंबर 1947 में हुआ। कब? 1947 को किया गया। इसके अंतर्गत यथा स्थिति बहाल रखने को कहा गया। मतलब कि ये कि निजाम का कहना था कि अभी जैसी स्थिति है वैसे ही रहने दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे और 1 साल के बाद आपको इस बात का निर्णय दे देंगे कि हमें भारतीय संघ के साथ मिलना है या नहीं मिलना है। लेकिन हैदराबाद की जनता चाहती थी कि ये रियासत भी भारतीय संघ में विलय हो जाए और यहां भी लोकतंत्र स्थापित हो जाए, जो कि कौन नहीं चाहता था? जो कि निजाम बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो हैदराबाद की जनता ने क्या किया? विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध के समर्थन में कौन आता है दोस्तों? इस विरोध के समर्थन में कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस सामने आ जाती है। जब ये दोनों सामने आ जाते हैं, जिसमें कि जनता के विरोध का इन्होंने नेतृत्व किया और इसके साथ ही साथ किसानों व महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। जब ये बात पता चली निजाम को कि भैया मेरे ही खिलाफ अब क्या हो रहा है, मेरे ही क्षेत्र में आंदोलन शुरू हो गया है, तो उसने इस आंदोलन को कुचलने के लिए अपने अर्धसैनिक बल भेजे, जिसे रजाकार कहा जाता था। दोस्तों रजाकार का मतलब है अर्धसैनिक बल, जिसे पैरामिलिट्रिक फोर्स कहा जाता है। इन रजाकारों ने किसानों और गैर मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार करा, उनके साथ अत्याचार किए। इधर हैदराबाद के राजा का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा था और भारत सरकार ने देखा कि हैदराबाद का शासक लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो कि गृह मंत्री थे, इन्होंने सितंबर 1948 में भारत सरकार के द्वारा सैन्य कार्रवाई करने की मांग कर दी और जब भारत सरकार ने इसकी आज्ञा दे दी तो हमारी सेना हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई करती है। तो परिणाम ये होता है कि निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ जाता है, वो उसे आत्मसमर्पण करने पे मजबूर हम कर देते हैं और इसी के साथ दोस्तों क्या होता है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हुआ। आइए दोस्तों अब चलिए अब समझते हैं मणिपुर का एकीकरण कैसे होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मणिपुर की जो रियासत थी वो कहाँ पर स्थित थी। देखिए दोस्तों, ये जो आपको छोटा सा हिस्सा जो दिख रहा है पूर्व में, दोस्तों यही जो है यही मणिपुर है। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय मणिपुर के जो शासक थे वो महाराजा बोध चंद्र सिंह थे। आज़ादी से पहले बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया और समझौते में ये कहा गया कि आप हमें हमारी आंतरिक स्वायत्तता दे दें, यानी कि आप हमें अपने प्रांत में आंतरिक रूप से काम करने के लिए स्वतंत्रता दे दीजिए, बाकी हम भारत संघ के साथ मिले हुए हैं। जब ये समझौता हो जाता है
तो वहाँ की जनता के दबाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में, कब, जून 1948 में चुनाव करवाया गया और फिर मणिपुर के संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो जाता है। दोस्तों यहाँ एक प्यारा सा प्रश्न भी पूछा जाता है कि वो कौन सा क्षेत्र था, वो कौन सा प्रांत था, वो कौन सा देशी रियासत था जहाँ पे सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया था? दोस्तों उसका जवाब है मणिपुर। जब संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ तो मणिपुर में एक निर्वाचित विधानसभा का निर्माण हो गया। किसका? निर्वाचित विधानसभा का निर्माण हो गया। और इस विधानसभा का विचार था कि हमें भारतीय संघ के साथ मिलना नहीं चाहिए, लेकिन मणिपुर कांग्रेस मणिपुर देशी रियासत को पूर्णतः भारतीय संघ में मिलाना चाहती थी। किसके दोस्तों? भारतीय संघ में मिलाना चाहती थी। जब ये बात भारत सरकार तक पहुंची कि मणिपुर की विधानसभा और वहां के राजा के में आपसी मतभेद हो चुके हैं, तो उन्होंने महाराजा बोधचंद्र पर दबाव बनाया। किन्होंने दोस्तों? भारतीय सरकार ने महाराजा बोधचंद्र सिंह के ऊपर दबाव बनाया और भारत सरकार ने बोला भाई साहब आपको विलय पत्र पर अब हस्ताक्षर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बोधचंद्र पर दबाव पड़ रहा था इंडियन गवर्नमेंट का। इसलिए बोधचंद्र सिंह ने मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से कोई भी सलाह नहीं लिया और बोधचंद्र ने साइन कर दिए विलय पत्र पे और बोला लो भैया मैं भारतीय संघ में मिल जाता हूं। तो यहाँ पर महाराजा बोधचंद्र ने बिना निर्वाचित विधानसभा के सलाह लिए बगैर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मणिपुर को भारतीय संघ में विलय कर दिया, जिसकी वजह से आज भी वहां की निर्वाचित विधानसभा और भारतीय सरकार के बीच नाराजगी देखी जाती है। तो आपने देखा कि अगर रियासत भारतीय संघ में अपनी मर्जी से मिल गए तो ठीक है, नहीं तो उसे डराकर धमकाकर तथा सैन्य कार्रवाई करके, जैसे हैदराबाद में किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता के सूत्र में राष्ट्र को बांधने का कार्य किया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको कोई कमी नजर आए तो वो भी जरूर कमेंट करना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस भाई का वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।